क्यों हो रहा है सर? क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए आप लोग दो तरह के काल्पनिक लाइन के बारे में बताया था आप लोगों को। एक का नाम बताया आप लोग अक्षांश बताए थे, उसका नाम क्या बताया था आपको? देशांतर बताए थे। अक्षांश और सेकंड में क्या था आपका? देशांतर। अक्षांश को क्या बोलते हैं आपका? लैटिट्यूड कहा जाता है। ये आपका लैटिट्यूड हो गया। देशांतर क्या नाम बताया था आपको? लॉन्गिट्यूड। ये आपको लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है ना। अक्षांश के बारे में बताया था, लैटिट्यूड के बारे में ये क्या होता है, इससे पढ़े थे ग्लोब में इस तरह होता है आपका। बताया था जो आपका पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम को जो लेटा हुआ जो क्षैतिज जो लाइन होता है उससे क्या बोलता है? अक्षांश कहा जाता है। ये हिस्सा क्या कहलाता है? आपका अक्षांश कहलाता है। और दूसरा बताए थे सबसे आपको ग्लोब का जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलता है? आपका नॉर्थ पोल आपका उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिण वाला क्या बोलता है? आपका साउथ पोल आपका दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोलता है? आपका देशांतर कहा जाता है। तो सिंपल में आप लोग को याद करने का तरीका बताए थे कि हमारा जो ग्लोब है या पृथ्वी पे जो लेटा हुआ जो लाइन होता है ना आपका, जो पश्चिम से पूरब की क्षैतिज दिशा में होता है, लेटा हुआ जिसे क्या बोलता है? आपका लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड को क्या बोलता है? अक्षांश कहा जाता है। और दूसरा बताया था लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर के बारे में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लंबी रेखा होती है, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड, और लेटा हुआ जिसे क्या बोलता है? आपका लैटिट्यूड कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लैटिट्यूड के बारे में क्यों पढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके थे जो लैटिट्यूड या फिर आपका अक्षांश या जो देशांतर होता है, ये दोनों जो लाइन होता है क्या करता है? किसी देश की क्या करता है या कोई स्थान कहाँ पे उसका सिचुएटेड है, उसका पोजीशन या फिर इसका स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या किया था? आपका अक्षांश या देशांतर के बारे में क्या करना पड़ता है? आपका स्टडी करना पड़ता है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अक्षांश के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब अक्षांश खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करें? हम लोग देशांतर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, फोर्थ क्लास से जब जब भी स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का, तो आप लोग को मैप बताते जाएंगे, पढ़ाते भी जाएंगे और साथ में आपको लिखवाते भी जाएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सर लिखवा नहीं रहे, दिक्कत होता है ना, तो हम लोग फिर लिखवाते भी जाएंगे आपका, ठीक है। हो गया ना, स्टार्ट करें। तो क्या पढ़ते हैं आप लोग? सबसे पहले ग्लो अक्षांश के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस आपका। पहले बताए थे हम लोग का पृथ्वी क्या गोल है, पूरा पूरा पृथ्वी क्या आपका अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या आपका गोल है। तो पृथ्वी को हम लोगों ने क्या क्या गोल कर दिया आपका, क्या आपका पृथ्वी क्या हो गया आपका अपनी। अब ठीक है, हाँ पृथ्वी गोल हो गया। उसके बाद आप लोग क्या बताए थे कि जो पृथ्वी गोल है ना, तो ये आपका भूमि है, और फिर बताए थे कि भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। तो ये पूरा आपका गोल है, ये इसको भूमि मान रहे हैं, तो भूमि के मध्य से, ये आपका भूमि दिख रहा है, ये भूमि को मध्य से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका भूमध्य रेखा कहलाती है। इस लाइन को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। या फिर इसका एक और नाम क्या दिए थे हम लोग ने? विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे क्या बोलता है आपका? तो विषुवत रेखा कहा जाता है। ये आपका विषुवत रेखा कहलाता है। और इसको इंग्लिश में एक और नाम क्या जानते हैं? इक्वेटर कहा जाता है। इसे क्या बोलता है आपका? तो इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है आपका। इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला क्या बोलता है? आपका इक्वेटर कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा समझ में आ गया, विषुवत रेखा कहा जाता है इसको आपका, इसे क्या वो इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या बोलते हैं? इसको 0 डिग्री क्या बोलते हैं? अक्षांश भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नाम याद हो जाएगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, या इसको क्या बोलता है आपको? तो 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या रखा गया आपका? तो 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद याद रखिएगा ना, ये आपका भूमि है,
ये क्या गोला नजर आ रहा था, गोला का आधा भाग क्या गोला था पूरा, गोला को क्या किया भूमध्य रेखा ने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो गोला का आधा भाग उत्तर की तरफ है, गोला का आधा भाग नीचे की तरफ है, और गोला प्लस आधा क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। तो जो गोला का आधा भाग उत्तर में उसको क्या बोलते हैं आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो दक्षिण में क्या बोलते हैं आपका दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपको उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये आपको क्या कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नॉर्थ गोलार्ध आपको उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और नीचे वाला क्या बोलता है आपका दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। दक्षिण में जो गोला का आधा भाग उसको दक्षिण गोलार्ध, कैसे क्या बोलता है आपका साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। फिर आप लोग बताए थे कि जो ग्लोब हो या पृथ्वी क्या बोलते हैं, सबसे उत्तर में जो बिंदु तो उसको क्या बोलता है आपको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिण वाला क्या बोलता है आपका दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोलता है आपको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। नॉर्थ पोल या फिर इसको क्या बोलता है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये आपका उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या बोलेंगे आपका दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव समझ में आ गया आपका, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है साउथ पोल कहा जाता है इसको। हो गया। ऐसे जनरली आप देखिएगा ना, हमारा जो ग्लोब होता है जनरली अगर देखा है बहुत सारे बुक में क्या बताया गया है कि हमारा ग्लोब में क्या होता है अक्षांश जो रेखा की टोटल संख्या कितना है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा ग्लोब पे टोटल अक्षांशीय रेखा टोटल कितना आपका 180, कितना आपका टोटल आपका 180 बताया गया 180। एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा ना तो वहां बताया जाएगा कि हमारा जो ग्लोब पे टोटल अक्षांशीय रेखा टोटल कितनी आपकी, तो 180 आपको 180 है। 180 टोटल कितना आपको 180 नजर आएगा। टोटल कितना बताया गया आपको 180 बताया जाएगा, टोटल आपका 180 है। ये आपका टोटल आपका 180 हो जाएगा। टोटल कितना आपका 180। अब 180 क्या करेगा, दो भाग में बांटना पड़ेगा ना, दो भाग में बांटना पड़ेगा। दो भाग उत्तर में 180 है तो ऊपर में कितना होगा 90, और नीचे नीचे कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। तो ये देखा जाए टोटल ऊपर में आपका 90 हो जाएगा, और नीचे कितना जाए आपका 90 हो जाएगा। टोटल अक्षांशीय रेखा टोटल कितना आपका तो 90 हो जाएगा। ये टोटल अक्षांशीय रेखा 90 हो जाएगा। तो 90 आपको उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और 90 कहाँ पे आपका दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। और बीच में एक लाइन आपको दिख रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा ना। 90 ऊपर 90 नीचे, और बीच वाला आपका भूमध्य रेखा भी काउंट करना पड़ेगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे बुक में बताया गया कि टोटल, बहुत सारे बुक में बताया गया आपका, बहुत सारे बुक बताया गया 180 बताया गया, लेकिन बहुत सारे बुक क्या कर रहा है आपका ऑथर ऊपर वाला 90 काउंट कर दे रहा है, और नीचे क्या कर रहा है आपका 90 काउंट कर दे रहा है। ठीक है ना। तो 90 90 180 हो जाएगा, और बीच वाला जो भूमध्य रेखा उसको जोड़ते टोटल कितना जाता है आपका तो 181 आपका कितना जाता है आपका तो 181 हो जाता है। अगर आप लोग मैप में कभी देखिएगा ग्लोब ऐसे नजर आएगा ना, जैसे ये ग्लोब हो जाएगा। ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भूमध्य रेखा कहलाएगा, ये भूमध्य रेखा, और टोटल इस लाइन खींचा जाता है ना आपको ऐसे करके पूरा टोटल, ये पूरा लाइन क्या आपको खींचा जाएगा आपका, ये पूरा पूरा क्या होता है लाइन खींचा जाता है। ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा की कहानी समझ में आ गया आपका। और अक्षांश रेखा सब एक चीज याद रखिएगा, अक्षांश रेखा एक चीज गौर किए हैं कि यहाँ पे सब ये आपका अक्षांश रेखा यहाँ बीच से गुजर रहा है, इसकी लंबाई ज्यादा होगा। फिर यहाँ से करके लाइन खींचेंगे ना, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर आगे लाइन खींचेंगे, फिर आगे लाइन खींचेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम लोग निचली निचली ध्रुव के आपका दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती जाती कम होती जाती। देख रहे हैं ना। तो समझने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए। ये देखिए ये आपका भूमध्य रेखा है, फिर यहाँ से एक लाइन इस तरह खींचा जाएगा आपका, फिर लाइन खींचा जाएगा आपका, फिर लाइन आपका खींचा जाएगा, ऊपर भी लाइन खींचा जाएगा, और नीचे भी क्या करेगा आपका लाइन इस तरह करके लाइन खींचा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए किसी गौर कीजिएगा, ये आपका भूमध्य रेखा दिखेगा, ये हिस्सा आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा जैसे कि इसका हाइट लंबा लेंथ क्या कम हो गया ना, फिर आगे तो लंबाई क्या हो गया कम हो गया, फिर ऊपर की तो लंबाई क्या कम हो गया, फिर देखिए यहाँ पे कम हो जाएगा, और धीरे धीरे करके क्या होता है उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, भूमध्य आपका अक्षांशीय रेखा की लंबाई क्या होती है धीरे धीरे क्या होती जाती है कम होती जाती है। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है भूमध्य रेखा। सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा कौन आपका तो भूमध्य रेखा हो जाएगा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो अभी अक्षांशीय रेखा के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि आपका जो पूरा जो ग्लोब है ना, पूरा जो ग्लोब हो जाएगा आपका, उसको भूमि से मध्य करने वाली भूमध्य रेखा हो जाएगा। उत्तर गोलार्ध में आपका 90 हो जाएगा, और दक्षिण गोलार्ध में भी आपका 90 हो जाएगा। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, या फिर भूमध्य रेखा जैसे से नीचे की ओर बढ़ते हैं ना, तो भूमध्य रेखा आपके अक्षांशीय रेखा की लंबाई क्या होती जाती है कम होती जाती है। दूसरा चीज याद रखिएगा, देखिए आपका भूमध्य रेखा दिख रहा है,
ये दिख रहा है, तो ये रेखा और ये दूसरा लाइन के बीच की लंबाई क्या होती है? बराबर। देखिए यहाँ से देखिए बराबर है। ये वाला ही बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो दो अक्षांशीय रेखा के बीच की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब दोनों अक्षांश रेखा ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है ना? और दोनों अक्षांशीय रेखा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका? बराबर होगा। और ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे कभी कट नहीं करेंगे। तो दो लाइन आपका जब सीधा जाती है और दोनों एक दूसरे कहीं पे कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? समानांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका? समानांतर। उसे क्या बोला जाता है आपका? समांतर कहा जाता है आपका, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अक्षांशीय रेखा के बारे में लिख लीजिएगा। अक्षांश रेखा के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। अक्षांश रेखा के बारे में कुछ चीज लिख लीजिए, ठीक है? अक्षांशीय रेखा के बारे में, अक्षांशीय रेखा के बारे में कुछ चीज लिख लीजिएगा, ठीक है ना? फर्स्ट में लिखिएगा या, लिखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा क्या आपकी? काल्पनिक रेखा है। यह एक आपका कितना है आपका? तो काल्पनिक रेखा है। हाँ, काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, अक्षांश के बारे में सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, या रेखा ग्लोब में, या रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज दिशा में होता है। कैसे होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज कहा जाता है ना, क्षैतिज दिशा में होता है। देखिए या ग्लोब, या रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व में क्षैतिज दिशा में होता है। नेक्स्ट में लिखिएगा भूमध्य रेखा, नेक्स्ट में लिखिएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है। अक्षांशीय रेखा होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? अक्षांशीय रेखा होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है, ठीक है? लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट, इसी में लिखे ना यार, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है। लिखिएगा यह रेखा पूरा पृथ्वी दो भागों में बांटती है। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, या दो भागों में बांटती है। पहला डैश देकर लिखिएगा, पहला लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध और दूसरा में लिखिएगा दक्षिण गोलार्ध, हो गया? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा में लिखिएगा दक्षिणी गोलार्ध। पहला में लिखिए उत्तरी गोलार्ध, दूसरा में लिखिए दक्षिणी गोलार्ध लिखिएगा, हो गया? नेक्स्ट में लिखिएगा दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। हाँ, 111, 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसे जोन कहा जाता है, जिसे जोन कहा जाता है। जोन ZON नहीं होता है, ZON। ठीक है? ठीक है, उसके बाद लिखिएगा पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे
पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे क्या झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे क्या आपका झुका हुआ है? क्या? क्या? नेक्स्ट में आप लोग देखिएगा, अब पृथ्वी आप लोग गति देखते हैं, पृथ्वी घूमते रहता है, उसमें मोशन होता है ना, पृथ्वी में गति होता है आपका। तो पृथ्वी गति देख ले, पृथ्वी में कौन कौन से गति पाया जाता है? पृथ्वी गतियाँ, पृथ्वी में कौन कौन सी गति पाया जाता है? या पृथ्वी में कौन गति पाया जाता है आपका? ठीक, मोशन होता है ना आपका। तो पता है आप लोग, पृथ्वी दो प्रकार की गति पाई जाती है। एक घूर्णन होता है, दूसरा क्या होता है? परिक्रमण। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, एक को बोलते हैं घूर्णन कहा जाता है, एक को परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी में गति कितना आपका? दो हो जाएगा। घूर्णन, ये आपका घूर्णन हो जाएगा, एक घूर्णन, और दूसरा क्या होता है? परिक्रमण हो जाएगा। पृथ्वी में दो प्रकार की गति, घूर्णन एक आपका परिक्रमण हो जाएगा। परिक्रमण होता है, ठीक है ना, परिक्रमण हो जाएगा। और ये घूर्णन होता है ना, घूर्णन, घूर्णन क्या बोलते हैं? रोटेशन कहा जाता है। घूर्णन को रोटेशन कहा जाता है। और परिक्रमण को क्या बोलता है? आपका रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना, जब घूमता होगा पृथ्वी, जब घूमता होगा अपने अपना रेवोल्यूशन या घूर्णन परिक्रमण करता होगा, उसका कुछ ना कुछ तो पथ होगा, रास्ता तो होगा ना। तो पृथ्वी जब घूर्णन करता है ना, उसका जो होता है, इसको क्या बोलता है आपका? अक्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष। अक्ष पे घूमता है ना, पृथ्वी घूमता है किस पे? अक्ष पे घूमता है। अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्सिस कहा जाता है। अब परिक्रमण किस पे करता है? आपको कक्षा पे करता है, ऑर्बिट। तो क्या बोलता है आपका? कक्ष पे करता है। क्या बोलता है? या इसको क्या बोलता है? ऑर्बिट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट कहा जाता है। और पृथ्वी जब घूरती है ना, एक्सिस पे, अक्ष पे घूमती है, इससे क्या होता है? आपका दिन और रात होता है। क्या होता है इससे आपका? दिन और रात होता है इससे। दिन और क्या हो जाएगा आपका? रात हो जाएगा, ठीक है ना। और जब घूर्णन घूर्णन करते हैं, इससे क्या होता है आपका? ईयर होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है आपका? वर्ष बदलता है ना, एक साल बदलता है, 2 साल बदलता है, ईयर, या फिर क्या होता है आपका? वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या? वर्ष हो जाएगा। तो आप लोग कितने सारे स्टूडेंट से बता सकते हैं आप लोग घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है? तो इसी में दो प्रकार की गति होती है, एक को घूर्णन कहा जाता है, दूसरा का आपका परिक्रमण कहा जाता है। घूरता है, घूमता है, जिसमें से क्या बोलता है आपका? अक्ष कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। और परिक्रमण करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है आपका। घूमने से क्या होता है आपका? दिन और रात होता है। और जब परिक्रमण करता है, उससे क्या होता है? एक साल बदलता है आपका, ठीक है। तो बता सकते हैं घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है? क्वेश्चन बताइए, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है? हाँ, समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना? घूर्णन का मतलब होता है अपना जो अक्ष होता है ना, एक्सिस होता है, वहीं पे घूमना, ठीक है। और परिक्रमण का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में चारों ओर घूमना, क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। क्लियर? जैसे हम घूर्णन के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। घूमने का तरीका क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे घूर्णन का मतलब हो कि हम यहाँ पे खड़े, ठीक है ना, यहाँ पे हम खड़े हैं ना, मेरा सर दिख रहा है, यहाँ पे आपका है। ये आपका जो यहाँ पे आपका जो बोर्ड दिख रहा है, आपका एलईडी, जो आपका टीवी जो दिख रहा है ना यहाँ पे आपका, वहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, स्क्रीन को हम लोग सूर्य सन मान लेते हैं, सामने जो दिख रहा है ना, ये स्क्रीन हो जाएगा। आप कैमरा को देख लीजिए, ये आपका सन हो गया, ठीक है ना। तो हम ये सन है, हम ऐसे करके यहाँ से करके घूमेंगे, ये क्या हो गया आपका? घूर्णन हो गया, ठीक है। और परिक्रमण में क्या होता है? परिक्रमण में क्या होता है कि हम घूमेंगे भी और आगे क्या होता है? बढ़ते हुए जाएंगे। क्या होगा? घूमते भी आगे, जैसे हम यहाँ पे ऐसे करके घूमे, ठीक है ना, तो घूर्णन हो गया। तो घूमने के बाद फिर हम आगे जाएंगे ना, तो फिर इस तरह करके घूमेंगे, फिर ऐसे की तरह घूमेंगे, इस तरह करके क्या होता है, जो चारों तरफ जो घूमते घूमते जो आगे बढ़ते हैं, तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग लट्टू को नहीं घुमाते, जो लट्टू होता है घूमते हैं, तो अपना ऐसे घूमता है, घूमते साथ ऐसे करके रॉड नहीं मार जाता आपका, तो ये क्या कहलाता है? आपका परिक्रमण। क्लियर? इस पे कोई डाउट? है ना?
हाँ, दोनों साथ में होता है। घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, हमेशा साथ-साथ में होता है, ठीक है ना? अब क्या होता है कि घूमने में कितना टाइम लग जाता है? इसको घूमने में टोटल कितना लगता है आपका? 1 डे कितना लगता है आपका? तो एक बार चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में कितना लगता है? 1 डे मतलब आपका 24 आवर। कितना आपका? 24 आवर। और परिक्रमण में कितना लग जाता है आपका? 365 डे। कितना आपका? तो 365 डे। या फिर इसको क्या बोलते हैं? 366 डे भी बोल सकते हैं, आपका होता है ना, एक बार बढ़ता है आपका, ठीक है ना? एक बार घूमता है तो पृथ्वी एक बार जब घूमता है तो कितना होता है आपका? 1 दिन होता है। इस तरह एक बार आपका पृथ्वी एक बार घूमा सूर्य के रिस्पेक्ट में आपने घूमा, उसके बाद फिर दूसरा घूमा आगे बढ़ेगा। इस तरह करके 3 बार हो जाएगा, फिर 4 बार हो जाएगा, 5 बार, फिर घूमते-घूमते 365 बार फिर अपने जगह पे पहुँच जाएगा। इससे 1 साल हो जाएगा और एक बार घूमते हैं तो आपको 1 दिन हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत। और पृथ्वी जो अपना एक्सिस है, जो अपना अक्ष होता है, उसपे किधर घूमता है आपका? कौन सी दिशा में घूमता है आपका? पश्चिम से पूरब के घूमता है। पृथ्वी हमारा है, हमारा मतलब हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कहा जाता है, ठीक है ना? तो पृथ्वी का जो घूर्णन का जो दिशा होता है, कौन सा दिशा होता है आपका? डब्ल्यू-वी होता है, ठीक है? वी मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है? घूमता है। ये आपका पश्चिम से क्या होता है? पूरब की ओर घूमता है आपका। कर लीजिए, निकालते जाइए, ठीक है ना? कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? धीरे-धीरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट आज नया है क्या? कोई न्यू स्टूडेंट है कोई? आपने समझ में आ रहा है ना आपको? धीरे-धीरे करके। घूर्णन से दिन और रात और परिक्रमण से क्या होता है? वर्ष होता है, 1 साल हो जाता है। आगे बढ़ें? उतार दूँ? ठीक है ना? अब देखिए ग्लोब दिख रहा है आप लोग को? ये ग्लोब आप लोग को सीधा दिख रहा है क्या? ग्लोब क्या है? अपने एक्सिस पे जो अपना अक्ष होता है ना, ऐसे पृथ्वी ऐसे घूम रहा है आपका ग्लोब ये घूम रहा है ना? ये घूर्णन हो गया, ठीक है ना? तो पृथ्वी जब अपने और ये वाला पृथ्वी जब अपने एक्सिस अक्ष पे जब घूमता है ना, बोला था पृथ्वी जो अपना एक्सिस है, जो अपना अक्ष है ना, अक्ष मतलब रास्ता समझिए, ठीक है ना? तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे जब घूमता है, या फिर पृथ्वी जो अपने एक्सिस अक्ष पे क्या होता है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है आपका? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो देखिए अगर कोई इंसान, अगर जैसे सपोज दैट ये आपका पेन है, अगर पेन के बारे में बताया जाएगा या फिर ग्लोब के बारे में बताया जाए कि आपका जो पेन है वो अपने अक्ष पे क्या 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है, ऊपर भी 23.5 झुकेगा तो नीचे भी कितना झुकेगा? 23.5 डिग्री झुकेगा, ठीक है? तो 23.5 डिग्री आपने झुका ऊपर में भी, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, आपको देख लीजिए, ये आपको ऊपर 23.5 डिग्री ले रही है, नीचे ऊपर ये कितना 23.5 हो जाएगा। नीचे भी कितना झुका हुआ आपका? 23.5 झुका हुआ है। कितना आपका? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री, 23.5 ऐसे हो गया ना? और 1 डिग्री समझ लीजिए, एक आपका एक रेखा होता है, ठीक? 1 डिग्री मतलब आपका एक रेखा होता है, ठीक है ना? ये 23.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध में जो दिख रहा है आपको 23.5 डिग्री, ये भूमध्य रेखा से उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। अभी आप उत्तर दक्षिण जो कीजिएगा ना, तो भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग आपको उत्तर कहलाएगा, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जितने भी रेखा हुआ, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? उत्तर लिखना पड़ेगा। और नीचे वाला भाग क्या दक्षिण में पड़ता है? दक्षिण गोलार्ध में जितना भी लाइन खींचा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना? दक्षिण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऊपर वाला 23.5 डिग्री दिख रहा है, कौन सा? उत्तर में, दक्षिण, भूमध्य रेखा से उत्तर में।
तो 23.5 डिग्री यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? उत्तर लिखना पड़ेगा। 23.5 डिग्री आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। अब बताइएगा, ये जो लाइन खींचा गया है वह अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा है? अक्षांश है, तो इसे लिखना पड़ेगा ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखना पड़ेगा। 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कैसे क्या बोलता है आपका? नॉर्थ लैटिट्यूड का यार। अब नीचे है 23.5 डिग्री पे, तो 23 ना आपका जो 23.5 डिग्री का दक्षिण में है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दक्षिण। और कौन सा रेखा है आपका? तो अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री आपका दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। कोई दिक्कत? उत्तरी अक्षांश समझ में आ गया, दक्षिण अक्षांश समझ में आया। 23.5 डिग्री क्यों लिखे उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में क्यों लिखे, समझ में आ गया आपका? ये जो रेखा है ना, इस अब बताइए टोटल अक्षांशीय रेखा हमारा ग्लोब पे पृथ्वी 180 है। सब अक्षांशीय रेखा के बारे में जानना जरूरी नहीं होता ना। आपके मोहल्ला में आपका जितने भी लोग फैमिली रहता है सबका नंबर सेव करके रखते हैं क्या घर में? नहीं ना। तो इंपॉर्टेंट तो जिससे काम रहता है उसी का नंबर सेव करके रखते हैं ना। तो जितने भी अक्षांशीय रेखा सबके बारे में नहीं पढ़ना, बस जिसका यूजफुल है, जिस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा दिख रही है क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ये आपका कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा कहलाएगा। कोई दिक्कत? और नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो 23.5 डिग्री से क्या बोलेंगे? मकर रेखा। कर्क रेखा समझ में आ गया, मकर रेखा समझ में आ गया, ठीक है। मकर रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसे क्या बोलता है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ इसको कैंसर कहा जाता है। और नीचे वाला क्या बोलेंगे आपका? मकर, इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्लियर? कर्क रेखा समझ में आ गया, मकर रेखा समझ में आ गया, भूमध्य रेखा समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। आप बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में टोटल संख्या कितना, अक्षांशीय रेखा कितना आपके पास? 90 है। अब 90 में से 23.5 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 90 में से अगर 23.5 माइनस करते कितना बचेगा आपका? सही है। 90 में से 23.5 माइनस कीजिए, 66 66, ठीक है ना। कितना? 66। ऊपर कौन सा लाइन लेना पड़ेगा आपका? तो 66 लेना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा कितना लेना पड़ेगा आपका? 66। और नीचे भी कितना लेना पड़ेगा? 66। ये भी 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर में है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश लिखेंगे ना, लिखा उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण वाला क्या लिखेंगे? दक्षिण अक्षांश। ये आपका दक्षिण अक्षांश हो जाएगा आपका। ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, ये आपका साउथ लैटिट्यूड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आता है कि सर आपने बताया कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे 23.5 पे झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 23.5 लिख लिए, नीचे भी 23.5 लिख लिए। दूसरा फिर यहाँ पे 66 क्यों लिखे? तो हम आपको सिंपल सा लॉजिक क्या बताएं, टोटल उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांशीय रेखा 90, 90 में 23.5 माइनस किया तो कितना हो गया? 66। और इधर भी 90 में 23.5 तो 66। सिंपल से याद रहेगा ना। दूसरा तरीका क्या है ना कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे कितना पे झुका हुआ है? 23.5 पे झुका हुआ है। लेकिन जब सूर्य के रिस्पेक्ट में देखिए, सन के जब रिस्पेक्ट में देखिएगा ना, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना झुकाव नजर आता है? 66 नजर आता है। इसीलिए इसको क्या बोलता है आपका? सूर्य के रिस्पेक्ट में कितना झुकाव आपका? तो 66। और अपने पे कितना आपका? 23.5। तो आप समझ में लिया कि 23.5 रेखा, 23.5 डिग्री लाइन क्यों लेते हैं, अक्षांशीय रेखा क्यों लेते हैं, 66 डिग्री अक्षांशीय रेखा क्यों लिखते हैं? समझ में आ गया? दिक्कत नहीं ना। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पहले समझ में नहीं आता था कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिण अक्षांश क्या होता है? बस ऐसे ही पढ़ के पास हो गए? नहीं पढ़े थे ना, मतलब नहीं पढ़े थे, पास कर गए। 9th-10th में होगा ना। ये सब पढ़ा नहीं पढ़ाया था टीचर, तब पारा टीचर था उसमें ना, तो 1000 रुपये वाला था ना सर, पढ़ा दिया सैलरी। तो कोई दिक्कत नहीं। तब मैंने बताया था ना कि कोई सब्जेक्ट आसान या जो इजी होता है ना, वो स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टीचर किस तरह समझाता है, स्टूडेंट को कैसा समझ में आता है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत से कमजोर स्टूडेंट हैं जो आपको ज्योग्राफी आसान कर देंगे। इतना समझ में कोई दिक्कत आपका? पता है? आप बताइएगा पूरा पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? पूरा पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? जी? आप बताइए। 4 भागों में। कौन बताइए पूरा पृथ्वी कितने भागों में बांटा गया? तो भाग कौन? और बताइए, ठीक है, और बताइए कोई। पूरा पृथ्वी 2 ही भाग में बटा है, पानी वाला भाग और स्थल वाला भाग।
जल वाला भाग और स्थल वाला भाग है ना, सिंपल से अगर देखा जाए तो जल वाला भाग और स्थल वाला भाग है ना, लैंड और वाटर वाला भाग, और यही लैंड वाला पार्ट है जो भूमि वाला भाग है, इसी को बांट के 7 महाद्वीप बन गया, आपका कॉन्टिनेंट बन गया है। और जल वाला भाग को फिर 4 ओशियन महासागर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी यही ना, ये आप लोग पढ़े ना कि 7 महाद्वीप होता है, 4 महासागर होता है। तो जल वाला भाग स्थल वाला भाग होता है। तो ये आपका जो उत्तरी ध्रुव दिख रहा है ना, ये उत्तरी ध्रुव जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये उत्तरी वाला ध्रुव यहाँ पे दिख रहा है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक आपका महासागर है, यहाँ पे क्या एक आपका महासागर, एक आपको ओशियन नजर आएगा। उत्तरी जो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे एक महासागर है, इस महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक, नाम सुने हैं? आर्कटिक, क्या नाम है इसका? आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव जहाँ पे दिख रहा है, ये जहाँ पे आपको उत्तरी ध्रुव दिख रहा है ना, ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जहाँ पे दिख रहा है, इस उत्तरी ध्रुव के पास बताए थे कि यहाँ पे एक महासागर हुआ करता था। इस महासागर का नाम क्या था? आर्कटिक महासागर। इस महासागर का नाम क्या आपका? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक क्या है आपका? महासागर हो जाएगा। क्लियर? तो बताइएगा, ये अगर आपका आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर के नीचे अक्षांशीय रेखा का नाम क्या हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त। ये जो आप लाइन जो दिख रहे हैं ना, रेखा जिसको बोल रहे हैं ना, रियल में क्या है? आपका सर्कल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव के पास एक महासागर है जिसका नाम क्या? आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर के जो नीचे जो रेखा है, इसे क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, उसी के नाम पे, ठीक है ना। हजारीबाग में जो झील, उसे क्या बोलेंगे? और कोडरमा में जो झील, उसे कोडरमा का झील, मतलब जो भी रांची झील हो जाएगा, तो जगह जो होता है ना, उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है, तो ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि पहले नहीं कहावत चलता था कि मंगल को जो पैदा हुआ उसका नाम मंगरा, बुध को पैदा हुआ था, उसी तरह जो जगह उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या रखा है? आर्कटिक वृत्त नाम रखा गया। इसका नाम क्या आपका? आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक सर्कल बोलिए, या फिर इसे क्या बोले? आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त, या फिर इसको क्या बोले? सर्कल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। महासागर समझ में आया? आर्कटिक महासागर क्या होता है? नीचे क्या आपका दक्षिण ध्रुव है, ये आपका आपका साढ़े ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ये दक्षिण ध्रुव जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपको जो दक्षिण ध्रुव यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे स्थल वाला भाग क्या है? यहाँ पे एक स्थल वाला भाग है। और स्थल वाला भाग क्या होता है? महाद्वीप में कन्वर्ट होता है ना। तो आपका जल वाला भाग क्या बनता है? महासागर बनता है। और स्थल वाला भाग को जब बांटते क्या बनता है? आपका महाद्वीप बनता है, महादेश। जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसी तरह का आपका एक और महाद्वीप है जिसका नाम क्या? अंटार्कटिका। क्या नाम इसका? अंटार्कटिका। ये आर्कटिक है और ये क्या आपका? अंटार्कटिक है। इसका नाम क्या आपका? अंटार्कटिक हो जाएगा। इस महासागर का ये आपका जो भूमि वाला भाग का नाम क्या? अंटार्कटिक। क्या नाम इसका? अंटार्कटिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप होता है। महाद्वीप बोलिए, कॉन्टिनेंट बोलिए, या फिर महादेश बोलिए, ठीक है। अंटार्कटिक क्या हो जाएगा? महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। ये अंटार्कटिक है, इसी अंटार्कटिक के नाम पे इस अक्षांशीय रेखा के नाम क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा, ठीक है। ये अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा, ऐसे क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग को तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि भूमध्य रेखा क्या होता है, ये आपका कर्क रेखा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है, आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्कल क्या होता है। समझ में आ गया? कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा, आपका अंटार्कटिक आपका हो जाएगा अंतर। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो साढ़े अगर पूछेगा कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश होता है उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश इसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश से क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक आपको क्या होता है? वृत्त होता है। एक से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसको आपने रेखा लिख दिया, इसको भी आपका उत्तरी अक्षांशीय रेखा बोलती है, आपका कर्क रेखा बोलती है, मकर रेखा बोलती है। सर ये तो भी रेखा दिख रहा है, ये भी तो रेखा दिख रहा है, ये भी रेखा, तो फिर यहाँ पे वृत्त भी निकले, है ना क्वेश्चन। वृत्त मतलब सर्कल होता है चारों तरफ से। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये एक्चुअली जिसको आप वृत्त बोल रहे हैं ना, रियल में क्या आपका सर्कल है। जैसे ये आपका, ठीक, ये आपका ग्लोब दिख रहा है, ये वाला आपका जो रेड वाला दिख रहा है ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा जो उत्तर वाला भाग जो दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध। तो ये आपका इस तरह की यहाँ से कोई लाइन यहाँ से खींचा गया आपका, ठीक है ना, ऐसे किनारे से फिर ऐसे चारों से पीछे जाके फिर मिल जाता है। लेकिन जब आप दिखता है तो आपको लगता है कि ये पीछे वाला भाग तो दिखता नहीं है ना, कि आगे वाला भाग दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि रेखा है, लेकिन रियल में पीछे जाकर फिर मिल जाती है क्या आपका? वृत्त है। इसीलिए इसको या रेखा बोला या फिर आपका सर्कल बोला गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई डॉट नहीं है ना?
रही है इसको। धीरे-धीरे करके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? यकीन मानिए आप लोग जब तक ज्योग्राफी खत्म होगा ना, आप लोग ज्योग्राफी विद्वान बन चुके हो, कभी डर ही नहीं लगेगा ज्योग्राफी। टॉपिक जल्दी उतारिएगा, ठीक? क्योंकि ये क्लास लाइव भी चलता है ना, तो जो ऑनलाइन होता है उसको और जो स्टूडेंट लाइव देखते होंगे ना यूट्यूब में जाके या फिर आपके ऐप पे जब देखते होंगे तो उसके बाद 2 या फिर 1.5 की स्पीड से देखिएगा आप लोग, ठीक है? जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है। जो भी स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आता एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? बुक आप लोग के पास है एनसीईआरटी बुक है 9th-10th का? है या फिर व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है? आप लोग तो भेज देते होंगे ना बुक का? ट्यूशन अभी काम नहीं करेगा, वो अरे एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, जब रीडिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा आपका, ठीक है ना? और ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन आप ऐसा नहीं एकेडमिक वाला पढ़ा 1 साल पढ़े फिर खत्म हो जाएगा बुक। तो जब तक नौकरी नहीं लगता है ना तब तक रखना पड़ेगा। और हो सके पता चला नौकरी नहीं लगा तो बाद में शादी करना पड़ेगा। बहुत लोगों की किस्मत क्या होता है? शादी के बाद क्या होता है आपका? नौकरी लगती है। इनवैलिड फॉर्मूला लिख दिया सर, इनवैलिड फॉर्मूला लिख दिया। क्या? हाँ, सर्कल में बनता है। हाँ, वही है ना यहाँ से तुम ये वाला दिख रहा है, 2D में कैसे दिखा देंगे आप? ग्लोब में दिखा है ना कि चारों ऐसे कितने मिल जाता है। और क्वेश्चन की जितना दिक्कत होता है ना पूछ लीजिए, ठीक है ना? ये पहले कितने स्टूडेंट जो पहले ज्योग्राफी पढ़ चुके कॉम्पिटिशन की तैयारी कर चुके फिर ज्योग्राफी पढ़ चुके? वो पढ़ लिए हैं? हाँ? यहाँ पे ना एक-एक चीज़ पूरा बारीकी से आपको समझाया जाएगा पूरा धीरे-धीरे करके, ठीक है? कोई स्टूडेंट को लगता है कि हम कमज़ोर हैं, कोई मानते हैं क्या कि हम लोग कमज़ोर हैं इस तरह किसी को? कमज़ोर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे क्या? नहीं, आप कमज़ोर हैं? कमज़ोर मान रहे हैं अपने आप को? एज कोई है यहाँ पे? कोई नहीं हाथ उठाएगा। आ गया सर? फिर स्टार्ट इनवैलिड फॉर्मेट हो गया था। अचानक इनवैलिड फॉर्मेट लिख दिया। हुई है? दिक्कत नहीं है ना? तो आगे बढ़े हम लोग? हुई है? अच्छा ये मार्कर दिख रहा है आप लोग को? अगर ये मार्कर को दिख रहा है, ये मार्कर को हम लोग क्या समझते हैं लाइट टॉर्च होता है ना? अगर ये टॉर्च है, अगर इस टॉर्च को हम क्या करते हैं पीछे वाली दीवार में मारते हैं आपका, ठीक है ना?
तो वो ज़्यादा लाइट जाएगा या फिर तिरछा मारेंगे उसमें ज़्यादा लाइट जाएगा? तिरछा ज़्यादा लाइट जाएगा और सीधा में मतलब ज़्यादा हीट कहाँ पे पहुँचेगा? कि हम कहीं तिरछा लाइट मारेंगे वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा जल्दी या फिर तिरछा मारेंगे उसमें सीधा मारेंगे उसमें ज़्यादा जाएगा? सीधा में ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा कि जो सूर्य होता है ना, तो सूर्य की जो किरणें होती है, जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, भूमध्य रेखा पे सालों भर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पे सालों भर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। ये भूमध्य रेखा दिख रहा है? इस भूमध्य रेखा की बात करते हैं, इस भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें क्या करती हैं? सालों भर सीधी पड़ती हैं। ये आपका सालों भर सीधी पड़ती हैं। और हम लोग जानते हैं ना कि जहाँ सूर्य की किरणें जहाँ पे सालों भर सीधी पड़ती है ना, जहाँ पे सूर्य की किरणें सालों भर जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उस एरिया में क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है आपका? गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। अब बताइएगा ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर को अगर हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं सीधा में, तो इस मार्कर से जो भी सूर्य की किरणें निकलेगी, तो भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। लेकिन कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी क्या? नहीं ना। आर्कटिक पे? नहीं ना, उधर नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणें सालों पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी। लेकिन जैसे भूमध्य रेखा जैसे-जैसे आप उत्तर की तरफ जाइए या भूमध्य रेखा जैसे-जैसे आप नीचे की ओर जाइएगा, सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती है और तिरछी पड़ती है मतलब वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है? कम पहुँचती है और जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुँचती है, वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? और जहाँ पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, वो एरिया क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है आपका? गर्म होता है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे सालों भर सीधी पड़ी भूमध्य रेखा पे और जहाँ पे गर्मी पड़ता है तो ज्योग्राफी में गर्म होता है ना, गर्म को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? उष्ण कहा जाता है। क्या बोलता है आपका? उष्ण कहा जाता है। और जो क्षेत्र होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कटिबंध कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कटिबंध कहा जाता है। तो ये आपका जो कर्क रेखा दिख रहा है, ये मकर रेखा दिख रहा है और बीच में भूमध्य रेखा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य है ना, वह पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आपका। ज़ाहिर-सी बात है सूर्य की किरणें सालों भर भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको उष्ण कहा जाता है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये जो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपको उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे? आप उष्ण बोलेंगे? ये क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? उष्ण कहलाएगा। और ज्योग्राफी में जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? कटिबंध कहा जाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? तो उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा आपका? तो उष्ण कटिबंध कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ज़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ट्रॉपिकल ज़ोन कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण क्या होता है? इस क्षेत्र को आपको उष्णकटिबंध कहा जाता है, ठीक है? अब सोचिएगा भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और हम लोग इंडिया में क्या देखते हैं 3-4 महीने के लिए गर्मी पड़ती है। अब मतलब एक चीज़ समझ लाइएगा कि जब इंडिया में जब गर्मी पड़ रही है मतलब समझ जाइएगा कि सूर्य की जो किरणें हैं उस समय आपका इंडिया पे क्या पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। और देखते हैं कि इंडिया में जब 3-4 महीने की जब गर्मी पड़ती है ना, तो कितना गर्म लगता है। तो हमारे शरीर देखते होंगे जब गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मी पड़ने से क्या होता है कि हमारे शरीर से क्या निकलता है, ब्लैक मटेरियल निकलता है, जो काला पदार्थ निकलता है, जिससे हम लोग क्या लगने लगते हैं, काले नज़र आने लगते हैं ना। तो अब सोचिए इंडिया में सिर्फ 3 महीने के लिए गर्मी पड़ती है, तो हम लोग का शरीर से क्या होता है, काला मटेरियल, काला पदार्थ निकलता है, इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो सोचिएगा भूमध्य रेखा पे तो 12 महीने की क्या होती है आपका, गर्मी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, वहाँ पे लोग कैसे नज़र आते होंगे? काले नज़र आते हैं ना, क्लियर? इसीलिए आप लोग जैसे क्रिस गेल को जानते होंगे, जितने भी काले लोग को आप देखते होंगे सब के सब कहाँ नज़र आते हैं? भूमध्य रेखा पे ही नज़र आते हैं, ठीक है ना? ये जैसे आप लोग क्रिस गेल का नाम सुने वेस्ट इंडीज़ वाला का? क्रिस कितना का काला है, ठीक है ना? और जितना भी आप नाम सुने होंगे, आप लोग केन्या के लोग को देखते होंगे, युगांडा के लोग को देखते हैं, जितने भी कंट्री यहाँ पे नज़र सब के सब कैसे काले नज़र आते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे उस तरह काले नज़र आते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी भूमध्य रेखा का क्षेत्र, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्लियर? अब सोचिएगा, अब इंडिया देखिए इंडिया कहाँ पे स्थित है? अगर इंडिया को आप लोग गौर से देखिएगा ना, तो इंडिया कहाँ पे कर्क रेखा पे स्थित है? इंडिया कहाँ पे स्थित है आपको? कर्क रेखा पे। इंडिया ये दिख रहा है? इंडिया आपको कर्क रेखा पे स्थित है। अब देखिएगा, कर्क रेखा ये आपका भूमध्य रेखा से भारत का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, चेन्नई आपका, ये केरल वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, आपका जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, ये आपका क्या भूमध्य रेखा से बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना? तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती होंगे, इसलिए आप लोग देखते हैं साउथ के लोग सब कैसे नज़र आते हैं? काले नज़र आते हैं और काला लोग पे कोई कलर सूट नहीं करेगा या फिर गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है और कौन से कपड़ा पहनना गर्मी ज़्यादा है तो व्हाइट कपड़ा, इसे देखते हैं साउथ वाले कितना लोग होते हैं, सब कैसे दिखते हैं? व्हाइट व्हाइट पहनते हैं, आप तो देखते ही होंगे आप लोग। और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे ना आप लोग, उसमें कितने काले-काले लोग नज़र आते हैं आपको। सब कहाँ केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र होता है। कोई दिक्कत? उस कटिबंध समझ में आ गया आपका?
अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हीट हम लोग पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ना, आगे हम लोग को इसी में पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जब बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी या फिर इस क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, इस क्षेत्र पे क्या होता है आपको प्रभाव पड़ता होगा। इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, हीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में टॉपिक होता है ना आपका, हीट होता है ना, फिजिक्स में टॉपिक होता है, इसको क्या बोलते हैं आपका, हीट कहा जाता है, उष्मा होता है, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ते हैं गर्म होने का कितने मेथड, गर्म के कितने तरीके होते हैं, मेथड होते हैं आपका, तो यहाँ पे देखिएगा उष्ण के आपको गर्म होने के कितने तरीके होते हैं, आपका 3 तरीके होते हैं। एक को क्या बोलता है आपका चालन कहा जाता है, दूसरा को क्या बोलते हैं संवहन, और तीसरा क्या बोलते हैं विकिरण कहा जाता है। चालन, संवहन और आपका विकिरण हो जाएगा। एक को क्या बोलता है आपका चालन होता है, एक गर्म होने का तरीका क्या 3 तरीके होते हैं, एक को क्या बोलते हैं चालन, दूसरा को संवहन, दूसरा क्या बोलता है आपका संवहन कहा जाता है, ठीक संवहन हो जाएगा, और तीसरा क्या बोलते हैं विकिरण कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है, यह आपका विकिरण हो जाएगा, ठीक है ना। कारण क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षण, ठीक है ना। और तो संवहन क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर कन्वेक्शन जो बोल सकते हैं, ठीक है ना। और विकिरण क्या बोलता है आपका रेडिएशन का, क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है, विकिरण होता है, ठीक है ना। तो कंडक्शन कैसा होता है, गर्म होने किस तरह तरीका होता है, जैसे आप लोग सॉलिड चीज देखें, रबड़ का चीज आपको जैसे लोहा का चीज देखते हैं, कभी कभी जैसे ठंड के मौसम में कभी देखिएगा जहाँ पे आपका चूल्हा होता है, ठीक है, ये आप क्या कि लंबा सा रॉड रखिएगा, और लंबा सा रॉड रख के क्या कीजिएगा, वहां पे आप जहाँ पे आग लगा वहां पे इसको रॉड को क्या रख लीजिएगा, और एक किनारे को क्या कीजिए आपके रॉड को क्या कीजिए पकड़े ही रखिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि हमने क्या किया था, रॉड का जो आगे वाला भाग को आग के सामने रखा था, पीछे वाला भाग को तो रखे नहीं थे, फिर अचानक ये वाला भाग, पीछे वाला भाग भी क्या हो जाता है आपका गर्म हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ आग था, यहाँ से धीरे धीरे उष्मा क्या हुआ, हीट यहाँ से ट्रांसफर होते होते एक जगह दूसरे पे पहुंच गया। इस तरह का कहीं इस तरह का जो गर्म होने की जो तरीका होता है ना, इसको क्या बोलते हैं चालन होता है, क्या बोलते हैं इसको चालन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कंडक्शन कहा जाता है। जैसे सपोज आप देख लीजिएगा, ये आपको रॉड है ना, ये आपका क्या है रॉड है, रॉड में क्या होता है कोई भी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्ट्स होता है आपका ठोस होता है, उसमें क्या होता है पार्टिकल्स होते हैं ना, कण होते हैं ना इस तरह का, ये आपका कण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हिस्सा क्या आपका आग दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा क्या आपका आग है, यहाँ से गर्म कीजिएगा तो सबसे पहले ये आपका सॉलिड चीज ठोस भाग का रॉड का ये वाला भाग गर्म होगा, ये पार्टिकल गर्म होगा, उसके कांटेक्ट में जो वो गर्म होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे करके ट्रांसफर होते जाएगा आपका हीट, लास्ट में ये वाला भाग के गर्म हो जाएगा। इस तरह का जो गर्म होने का जो विधि है तो क्या बोलते हैं चालन कहते हैं। तो सॉलिड चीज जो जनरली जो गर्म होता है ना, सॉलिड चीज इसको जो गर्म होता है, सॉलिड चीज को जो गर्म होता है उसका तरीका जनरली क्या होता है आपका, तो वो चालन होता है, ठीक है खत्म, कोई दिक्कत। अभी ठंड का मौसम है आप लोग के पास, तो आप लोग जहाँ पे रूम में रहते होंगे वहां पे आप लोग को तो गीजर तो नहीं मिला होगा, गीजर नहीं, तो नहाने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, गर्म पानी करते होंगे आप लोग। तो जो आपका या फिर एक आपको जो रॉड वाला जो गर्म नहीं होता, रॉड चीज से जो आप लोग गर्म करते हैं, तो ये आपका बकेट होता है ना आपका बकेट जो होता है आपका, सपोज आप देखिए क्या होता है, ये आपका सपोज जैसे ये आपका बर्तन, जैसे खाना बनाते हैं कुकर में, कुकर में खाना बनाते हैं आप लोग, ठीक है बर्तन में, ठीक है ना। ये पूरा पूरा क्या होता है, इसमें पानी होता है आपके कुकर में, क्या पानी भरा होता है आपका। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा देर के बाद क्या कीजिए आपका कुकर को क्या कीजिए गर्म कीजिएगा। अब कुकर को जब कर गर्म कीजिएगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे का जो पानी होगा वो गर्म होगा, नीचे का पानी क्या होता है आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। और नीचे का पानी जब गर्म होता है, अब जब नीचे का पानी जब गर्म हुआ, तो कोई भी चीज़ जब गर्म होता है वो चीज़ क्या होता है आपका हल्का होता है, तो हल्का होने के बाद ये गर्म होता है, ये पानी नीचे का पानी आपका, ये पानी जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये हल्का होता है, हल्का होने के बाद कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला जो ठंडा पानी होता है कहाँ चल जाता है आपका नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और ये भाग जब फिर ये वाला भाग गर्म हो जाता है, फिर ये वाला भाग ऊपर, और ये वाला भाग ऊपर जो ठंडा वाला भाग ऊपर, फिर आपका क्या होता है नीचे हो जाता है आपका, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखते हैं जब नहाने जाते होंगे, आपका रॉड से जब आपका बकेट होता है उसमें जब रॉड डालते हैं और गर्म करते हैं, तो ऊपर वाला पानी सबसे पहले क्या करते हैं निकालते हैं और उसके बाद टच करते हैं ना, देखते हैं कि नहीं पानी क्या हो गया गर्म हुआ है। और थोड़ा देर नहाने के बाद जब नीचे वाला पानी जब यूज करते क्या होता है ठंडा लगता है, रीजन क्या है कि नीचे वाला जो गर्म पानी था वो कहाँ चल गया ऊपर, और ऊपर वाला ठंडा पानी कहाँ चल गया, ज्यादा गर्म ऊपर वाला पानी रह गया ना आपका। तो इस तरह जो पानी की जो गर्म होने का विधि होती है ना, इसको क्या बोलते हैं संवहन का होते हैं, क्या बोलते हैं इसको संवहन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं पानी जो गर्म होता है इसको क्या बोलता है आपका संवहन कहा जाता है, ठीक है। संवहन कहा जाता है, पानी गर्म होने की विधि को संवहन कहा जाता है। आपका क्या लिक्विड भाग होता है आपका, लिक्विड, लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड क्या बोलते हैं द्रव कहा जाता है ना,
ये आपका जब पानी जो गर्म होता है इस विधि। तो समझ में आ गया आप लोग क्या होता है आपका संवहन, समझ में आ गया? लिक्विड चीज जो गर्म होता है उसको विधि क्या बोलते हैं? संवहन। सॉलिड चीज जो गर्म होता है उसको चालन, इसको संवहन। और आपका क्या होता है ना, ये आपका सब आपका सूर्य है, क्या आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये क्या आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ठीक है ना। ये सूर्य की किरणें क्या होती है, हम लोग जानते हैं ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो वायु कम होते जाता है, तो सूर्य की प्रकाश को है ना पृथ्वी पर आने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इसमें देखिए सॉलिड पार्ट था, इसमें क्या था लिक्विड, ऊपर वाला भाग में तो वैक्यूम होता है, पूरा आपका क्या होता है खाली होता है, निर्वात होता है। निर्वात का मतलब होता है ना वैसा स्थान जहाँ पे हवा नहीं पाया जाता, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है आपका। तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट जब पृथ्वी पे आती है ना, तो पृथ्वी क्या करता है, गर्म कर देती है। तो सूर्य की किरणें से पृथ्वी जो गर्म होती है ना, इस विधि क्या बोलते हैं आपका विकिरण, या फिर क्या कहा जाता है, वहन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका विकिरण हो गया, संवहन है, ये आपका चारण, कोई दिक्कत इसमें? तीन जो मेथड बताया समझ में आ गया आपका? अब इसी चीज़ को कहाँ करना है हम लोग को, आने जाना है, ज्योग्राफी में लेके चल जाना है, और वहाँ पे भूमध्य रेखा है, वहाँ पे उसको जाके यहाँ पे जो आग जहाँ पे दिख रहा है ना, उसको क्या समझ लेना है, सूर्य समझ लेना है। और ये जो बर्तन जो दिख रहा है उसको क्या बोलना है, भूमध्य रेखा समझ लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सूर्य के किरणें को क्या करना है, भूमध्य रेखा पे क्या कर देना, पटक देना है। अब सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पे जब पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 12 महीना गर्मी पड़ती है। या फिर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सिर्फ 3 महीने के लिए गर्मी पड़ती है। 3 महीने के लिए जब गर्मी पड़ती है इंडिया में, तो आप लोग देखते होंगे कि 9-10 बजते बजते क्या होता होगा, सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। और फिर पानी आपका जो हजारीबाग का झील या फिर धोबिया तालाब में क्या आ जाता है, धीरे-धीरे आपका गर्म होने लगता है गर्मी के कारण, ठीक है? और धीरे-धीरे पानी क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है, वेपोराइज़ेशन होने लगता है, और ये पानी गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद क्या बन जाता है, भाप। पानी क्या बन गया, भाप बन गया, हल्का हो गया। अब भाप बनते कहाँ चल गया, ऊपर चल गया। ऊपर जाने के बाद जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। यही भाप फिर जाके ऊपर में क्या होता है, जमा हो जाता है बादल के रूप में, ठीक है ना? और वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद कोई चीज़ क्या होता है, भारी। फिर शाम के समय ऐसे करके क्या होता है, गिरता है ना, जैसे 9-10 बजे तक गर्मी पड़ता होगा, शाम को 4 बजे फिर क्या कर देता है, बारिश हो जाती है। देखते हैं? हुँ। कैसे? उसका कुछ अलग साइंटिफिक रीज़न होगा उसका, चलिए। वो समझ में आ गई जो बताएँ? दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग मैप बना देते हैं। ये कॉलम बना देते हैं। इस कॉलम में इस क्षेत्र का नाम क्या रखेंगे? भूमध्य, ये आपको क्या क्षेत्र रखेंगे? भूमध्य रेखा क्षेत्र रखेंगे ना? इसको भूमध्य क्षेत्र बोल देते हैं, भूमध्य रेखा क्षेत्र। इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा क्षेत्र। ये भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में क्या-क्या कहानी घटता है? तो इसमें सबसे पहले बताए थे कि ये वाला हिस्सा क्या, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। अब जब सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में क्या, पानी बहुत ज़्यादा है। अब पानी या जल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पानी गर्म होता है, और पानी जब गर्म होता है क्या बनता है, वाष्प बन जाता है, और वाष्प बनने के बाद वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, शाम के समय क्या करता है, बारिश हो जाता है। होता है ना शाम के समय बारिश। तो बताइएगा, पानी का जो गर्म होने की विधि क्या बोलते हैं? पानी का जो गर्म होने का जो विधि था, 3 विधि बताए थे ना? चालन, संवहन और आपका विकिरण। तो पानी का जो गर्म होने का विधि क्या कहलाता है आपका? संवहन कहलाता है, ठीक है ना? ये पानी जो गर्म हुआ, कौन सी विधि से गर्म हुआ आपका? संवहन से। फिर यही संवहन से वर्षा होती है, तो इस वर्षा क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका? संवहनीय वर्षा। तो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे कौन सी वर्षा होती है आपकी? यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पे आपका संवहनीय संवहनीय वर्षा हो जाएगा, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपका? जो कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। एक वर्षा समझ में आ गया, एक वर्षा प्रकार तो आपको समझ में आ गया, आपका संवहनीय वर्षा क्या होता है। तो पूरा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, या जहाँ वैसा कोई हिस्सा जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे कौन सी वर्षा होती है आपका? तो संवहनीय वर्षा होती है, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, या वैसा कोई क्षेत्र जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस समय कौन सी वर्षा होती है आपकी? संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि जिस हिस्से में पानी के कारण क्या होता है, पानी तो वहाँ पे रहता होगा,
और साथ ही साथ वहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग जैसे हम लोग जनरली क्या जानते हैं? हम लोग जनरली यही जानते हैं ना आपका इंसान कब खुश होता है? इंसान कब खुश होता है? आप कब खुश होइएगा ज़्यादा ज़िंदगी में? इंसान को खुश होने के लिए क्या चाहिए? इंसान को खुश होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? इंसान को खुश होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जब इंसान की देखिए जब खुश होता है ना, जब उसके पैकेट में पैसा तो खुश होता है और जब खुश होता है तो क्या होता है? उसका दाँत देखते हैं चमकते रहता है, व्हाइट कलर का चमकते रहता है आपका। उसी तरह कोई पेड़-पौधा खुश कब होगा? जब उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसको धूप भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो कासिम बताइएगा वैसा कोई क्षेत्र जहाँ पे कोई फॉरेस्ट पाता पाया जाता होगा, जंगल पाया जाता होगा, वहाँ पे सूर्य की किरणें भी अच्छी खासी होती होगी और संवहनीय वर्षा के कारण यहाँ पे वर्षा भी क्या होता होगा अच्छी खासी पड़ती होगी। तो पेड़-पौधे क्या होते हैं? खुश होते होंगे और पेड़-पौधे जब खुश होते हैं कैसे दिखते हैं? हरा-भरा। क्या दिखता है आपका? हरा-भरा। तो वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट होंगे सब हरा-भरा होंगे सालों भर। उसे क्या बोलते हैं? सदाबहार वन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। तो वैसा कुछ क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की किरणें भी अच्छी खासी पड़ती है और साथ ही साथ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कौन-सी फॉरेस्ट पाई जाती है? कौन से फॉरेस्ट आपका तो? सदाबहार वन पाया जाता है। एक फॉरेस्ट का भी टाइप देख लिए ना? एक वर्षा का टाइप देख लीजिएगा, आपको फॉरेस्ट के बारे में देख लिए, सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है ना? एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद आप लोग नेक्स्ट में देखिएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट संवहनीय वर्षा समझ में आ गया। सदाबहार वन आप लोग को समझ में आ चुका है। तो वैसा कोई क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वैसा कुछ क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ वहाँ पे सन की लाइट बहुत ज़्यादा हो पड़ती है ना, वहाँ पे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उस मिट्टी का नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी। क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी। वैसा कोई क्षेत्र जहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी हो रही है और सन की लाइट भी अच्छी खासी पड़ रही है, वहाँ पे क्या एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी। तो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि जहाँ-जहाँ से हिमालय की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और वैसा कुछ क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है या फिर धूप भी अच्छी खासी पड़ती है, वहाँ पे? आप बताइएगा झारखंड में सब ये हो गया आपका, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। इसे लेटेराइट मृदा कहा जाता है, ठीक? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा, ठीक है? और आप लोग बताए थे जहाँ पे मृदा पाई जाती है, वहाँ पे किसका उत्पादन होता है? फसल का उत्पादन होता है ना? क्या होता है आपका? फसल का उत्पादन। तो लेटेराइट मिट्टी में कौन-कौन से फसल का उत्पादन होता है यहाँ पे? रबर क्या होगा आपका? रबर हो गया ना आपका, क्लियर? मसाला, ऐसे होता है ना मसाला, मसाला वहीं पे, तो ये आपका हो गया मसाला हो गया, ठीक है ना? मसाला, मसाला के साथ आपका वहाँ पे इलायची, क्या नाम है? इलायची कार्डमम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? इलायची हो जाएगा, इलायची हो जाएगा, फिर आपको क्या पाया जाता है? काली मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जीरा बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? काली मिर्च हो जाएगा, काली मिर्च के साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा आपका तो? मिर्चा पाया जाएगा अच्छा खासा, हल्दी पाया जाएगा आपका, हल्दी भी इस क्षेत्र में पाया जाएगा आपका ना। उसके बाद नेक्स्ट में आपका और क्या पाया जाएगा? नारियल का पेड़ अच्छा खासा पाया जाएगा ना? नारियल, नारियल हो गया, ठीक है ना? लौंग होता है ना लौंग, है ना? लौंग भी यहाँ पे पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा यहाँ पे आपका तो? लौंग भी पाया जाएगा। काजू खाते हैं ना? काजू और क्या हो जाएगा? इस तरह का जितना भी चीज़ सब कहाँ पाया जाएगा? सब लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। तो लेटेराइट मिट्टी पे पाया जाएगा यहाँ पे कौन सा वस्ता? रबर, मसाला, इलायची, काली मिर्च, मिर्चा, हल्दी, नारियल, आपका लौंग हो जाएगा, आपका काजू हो जाएगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ का उत्पादन कहाँ होगा? सब के सब कहाँ पे होगा आपका तो? लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और जहाँ पे आपका सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है और सन की लाइट जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, वहाँ पे कौन सी फॉरेस्ट पाई जाती है? सदाबहार वन। तो आप लोग समझ में आ गया कि ये जितने भी आपका फसल रबर, मसाला, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, नारियल या फिर लौंग या काजू, इस सब को उत्पादन होने के लिए कौन सी मृदा चाहिए आपका तो? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी आपको तो? लेटेराइट मिट्टी चाहिए। और लेटेराइट मिट्टी होने के लिए वहाँ पे क्या होनी चाहिए? अच्छी वर्षा होनी चाहिए और सन की लाइट भी अच्छी पड़नी चाहिए। और जहाँ पे सन की लाइट अच्छी होती, वर्षा भी अच्छी होती, वहाँ पे कौन सी सदाबहार वन। और वहाँ पे कौन सी वर्षा होती है आपका तो? संवहनीय वर्षा। और ये सब चीज़ के होने के लिए आपको सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी, तो सूर्य की किरणें सब सीधी कहाँ पे पड़ती है आपका? भूमध्य रेखा पे और भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, क्लियर? तो इसमें दिक्कत नहीं ना?
तो जहाँ पे हिमालय की नदियाँ बढ़ रही थी, पहाड़ों से जो नदियाँ निकल रही थी बर्फ और बर्फीला क्षेत्र से, और जो नदियाँ जहाँ पे मिट्टी जमा करती वहाँ पे कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़ मिट्टी। और जहाँ पे बढ़ती अच्छा खासा हो रही वहाँ पे कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। का आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना? क्लियर? अब आप लोग बताइएगा, झारखंड में बताइएगा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? नेतरहाट। नेतरहाट है ना आपका लातेहार में? तो नेतरहाट में बहुत ज़्यादा वर्षा, तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी? अब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में मेघालय के आपका मासी नाम है चेरापूंजी, वहाँ पे कौन सी मिट्टी? समझ में आ गया? और झारखंड के कौन से जिला से आपको गंगा नदी बहती है? साहिबगंज। वहाँ पे कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। देख रहे कि जहाँ से आपको नदियाँ निकल हिमालय से वहाँ पे कौन सी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ बरसा है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी। और वैसा कुछ है जहाँ पे ज्वालामुखी आती है वोल्केनो, वहाँ पे कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो खत्म। समझ में? कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, इसको कहीं पे ज्योग्राफी में कहीं भी यूज कर दीजिए इसको। झारखंड में ले जाइए, फिर यहाँ पे ले जाइए, कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग आते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा बचा हुआ, खत्म कर। ये इंडिया दिख रहा है आपको? मैप में दिख रहा है? ये आपका इंडिया दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा क्या केरल है? ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है आपका? केरल। ये हिस्सा देखिए केरल दिखे, ठीक है। अब बताइएगा, ये आपका हिस्सा केरल दिख रहा है, ये आपका हिस्सा तमिलनाडु दिख, ये आंध्र प्रदेश। ये केरल वाला जो हिस्सा दिख रहा है, क्या ये भूमध्य रेखा से नजदीक नहीं है? ये वाला हिस्सा भूमध्य रेखा से क्या है? नजदीक है। 876 किलोमीटर है, ठीक है ना? 876 किलोमीटर अप्रोक्स में। तो ये केरल वाला जो क्षेत्र है ना, ये केरल वाला क्षेत्र से आपका भूमध्य रेखा नजदीक पड़ता है। तो भूमध्य रेखा से नजदीक होने के कारण केरल नजदीक पड़ रहा है आपका। तो जो जो कंडीशन आपका केरल, जो जो कंडीशन आपका भूमध्य रेखा पे होगा, वही कंडीशन कहाँ पे हो? केरल में होगा। क्लियर? वे जितना चीज लिखे सबको यहाँ सेट कर सकते हैं। हाँ? ये जितना भी कंडीशन बताएं, ये सब जितना भी लिखे सब कहाँ पे होगा? केरल में। अब बताइए आप लोग, अब बताइएगा भारत कौन हिस्सा में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है आपका? तो केरल में। भारत के कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे सनवहनीय वर्षा होती है? केरल में। भारत के कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है? कौन से राज्य में ट्राइट मिट्टी पाई जाती है? आपका रबर का उत्पादन, मसाला का उत्पादन, इलायची का उत्पादन, काली मिर्च का उत्पादन, मिर्चा का, नारियल का, लौंग का, काजू का। कहीं रटना पड़ा आप लोग को? कैसे एक पल भी कहीं लगाओ कि हमको रटना है, कुछ करना है? नहीं ना। कॉन्सेप्ट दिमाग खुल रहा है ना पूरा खोपड़े। ज्योग्राफी पढ़े कभी आप लोग इस तरह के पूरा रिलेट करके? आप लोग क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? समझ में आ रहा है पप्पू जी आपको? ठीक है ना? राहुल गांधी नहीं ना, मतलब राहुल गांधी वाला पप्पू नहीं ना है? नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उतार लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास जब भी हो, आप तो आज तो कुछ लिखवाए थे ना आप लोग को। नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे आपको लिखवाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। उतारिए इसको।